और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस, धारा 149 के तहत भेजा गया नोटिस। आपराधिक रिकॉर्ड वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले सकती है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है। धारा 149 के तहत ये नोटिस भेजा गया है। जिन भी कार्यकर्ताओं का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है उन्हें पुलिस हिरासत में ले सकती है। तो कल औरंगाबाद में एक बड़ी रैली की थी राज ठाकरे ने, और इसके लिए प्रशासन ने शर्तों के साथ राज ठाकरे की पार्टी को इजाजत दी थी। इस रैली में भारी भीड़ इकट्ठा करके राज ठाकरे ने शक्ति का प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर राजनीतिक संग्राम भी अपने पूरे शबाब पर है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ी रैली को संबोधित करते हुए लाउड स्पीकर पर फिर धमकी दी है। महाराष्ट्र पुलिस ने एमएनएस को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या रैली में शर्तों का पालन हुआ या नहीं। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आमने सामने है। संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात महाराष्ट्र के मैदान जंग में मोर्चाबंदी तेज होने के साथ ही नई राजनीतिक जंग का हो गया है ऐलान। लेकिन महाराष्ट्र की ये सियासी जंग विरोधियों से ज्यादा अपनों के खिलाफ लड़ी जा रही है, क्योंकि शिवसेना के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने नया मोर्चा खोलते हुए चल दी है हिंदुत्व की ढाई चाल। राजनीति की बिसात पर शह और मात के इस खेल में सबसे ज्यादा दांव पर शिवसेना की साख लगी है, क्योंकि शिवसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब हिंदुत्व के मुद्दे पर वो बैकफुट पर है। वहीं बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे के लिए हिंदुत्व का मुद्दा एक मौका और एक नई आस बन चुका है। दिलचस्प बात यह भी है कि महाराष्ट्र के इस महासंग्राम का एपिसेंटर इस बार मुंबई नहीं बल्कि औरंगाबाद है। वो औरंगाबाद जो कभी शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, और यही वजह है कि शिवसेना के बिखरे जनाधार को साधने के लिए राज ठाकरे ने चुना है औरंगाबाद। आज तारीख 1 आहे। उद्या तारीख 2 आहे। तीन तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। हिंदू मिशनरी चळवळ स्थापन करणारा माझे लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध में औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे जमकर बरसे। पिछले कुछ दिनों से वो हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं। राज ठाकरे ने पहले फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए कश्मीरी पंडितों के अत्याचार की बात उठाई, और फिर मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान के मुद्दे गरमा दिया। राज ठाकरे का कहना है कि लाउडस्पीकर से अजान के चलते दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती है। मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रोकने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दे रखा है, जिसके बाद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच एमएनएस के समर्थक अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर राजनीतिक माहौल को लगातार गरमाए हुए हैं। राज ठाकरे की इस मुहिम को जहां बीजेपी का समर्थन हासिल है, वहीं इस मुद्दे की तपिश अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली तक जा पहुंची है। और इसके पीछे राज ठाकरे की राजनीति में आए यू टर्न को बड़ी वजह माना जा रहा है। राज ठाकरे अब खुद को हिंदू नेता के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं, और इसलिए उन्होंने अब हिंदुत्व की राह पकड़ी है। वहीं राज ठाकरे के इस नए अवतार पर शिवसेना भी जमकर उन पर निशाना साध रही है।
प्रखर हिंदुत्ववादी शिवसेना, जिनके प्रमुख शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, उस शिवसेना के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी की, बेईमानी की, ये देखकर बाला साहब ठाकरे शायद उनके आँख भरे हो गए पानी से। हनुमान चालीसा का नाम पर आप लोग जो राजनीति कर रहे हो, आप लोग जो देश विभाजन का काम कर रहे हो, महाराष्ट्र को अस्थिर और बदनाम करने का काम कर रहे हो, और हम आपसे लड़ रहे हैं, ये देखकर बाला साहब ठाकरे जरूर खुश कि पूरे देश में कौन हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे ज्यादा वफादार है, उसका कंपटीशन चल रहा है, जिसमें सब पार्टी शामिल हैं, सब पार्टी शामिल हैं, सिवाय हमारा वो टीआरएस को छोड़कर अभी तक पूरे लगे हुए उसमें, दौड़ में सब लगे हुए हैं, भाग 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 उसी में लगे हुए हैं। आप देखो क्या जुमला दे रहे, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी राज ठाकरे पर हमलावर हैं, तो उसके पीछे की वजह औरंगाबाद की राजनीति का चुनावी गणित है। दरअसल 1988 में औरंगाबाद नगर पालिका के चुनाव में शिवसेना को 27 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और शिवसेना का यहां 20 साल तक कब्जा रहा। लेकिन 2015 में औरंगाबाद नगर निगम में AIMIM दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बने और 2019 में औरंगाबाद लोकसभा सीट भी AIMIM ने जीत ली। खास बात है कि औरंगाबाद जिले में 69% हिंदू और सिर्फ 22% मुस्लिम हैं और यही वजह है कि हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनने की कोशिश में जुटे राज ठाकरे ने औरंगाबाद से ही किया है नई राजनीतिक जंग का ऐलान। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही। लाऊडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नाही। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी मराठी मानुष और कट्टर हिंदुत्व की समर्थक रही शिवसेना की हिंदुत्व के मुद्दों पर पकड़ ढीली होने से तेज तर्रार राज ठाकरे को राजनीति की बिसात पर नए सिरे से खेलने का मौका मिल गया है। ऐसा माना जा रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति से MNS की गैर मराठी वोटरों के बीच भी स्वीकार्यता बढ़ेगी। मुंबई में 26% मराठी वोटर्स हैं, जबकि बाकी 64% में उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं। कांग्रेस और NCP के साथ शिवसेना के गठबंधन के चलते इन दिनों राज ठाकरे की MNS और बीजेपी के बीच गठबंधन की भी चर्चा है। इस बीच बीजेपी ऐसे कदम उठा रही है जिससे MNS को इतना मजबूत बनाया जा सके जिससे वो शिवसेना के वोट बैंक में सेंध लगा सके। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राज ठाकरे को नए हिंदुत्व नेता के तौर पर उभारना चाहती है। इससे उसे ये नैरेटिव गढ़ने में मदद मिलेगी कि उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना ने सरकार बनाने के लिए हिंदुत्व के सिद्धांत से समझौता करके कांग्रेस NCP के साथ गठबंधन किया। इस साल मुंबई नगर निगम के चुनाव भी होने हैं। बीजेपी की योजना है कि अगर MNS शिवसेना के 5 से 7% वोटों में भी सेंध लगा देती है तो इसका मुंबई नगर निगम चुनावों पर काफी असर पड़ेगा। राज ठाकरे के कट्टर हिंदुत्व कार्ड से बीजेपी को एक फायदा ये भी है कि इससे शिवसेना पर अपने पुराने राजनीतिक मुद्दे की ओर लौटने का दबाव बनेगा और ऐसा होने पर सत्ताधारी दलों के बीच मतभेद बढ़ेंगे, जिसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को हो सकता है। और यही वजह है कि शिवसेना राज ठाकरे को लगातार निशाने पर ले रही है। श्री आदित्यनाथ यांच्याविषयी आपल्या नेत्यांची वक्तव्य काय आहेत हे पण जरा समजून घ्या। कौन है आदित्यनाथ? वो गंजा आदमी, वो गंजा आदमी भगवे कपड़े पहनकर घूमता है पागल जैसा, ये कहने वाले अयोध्या जा रहे हैं। हाँ, अरे मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करना हमें। आप योगी जी उनका कैसा स्वागत करता है मुझे देखना है। हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में मचे संग्राम में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है, लेकिन इस युद्ध का सेंटर पॉइंट राज ठाकरे बन गए हैं। हिंदुत्व के इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए राज ठाकरे
5 जून को अयोध्या राम जन्मभूमि भी जा रहे हैं। अयोध्या जाने के पीछे एक वजह एमएनएस की उत्तर भारतीय विरोधी पार्टी होने की इमेज को धोने की कोशिश भी है। बीजेपी भी चाहती है कि राज ठाकरे एक ऐसे नए हिंदुत्ववादी नेता के रूप में उभरें जो उन शिव सैनिकों को वैकल्पिक मंच दे जो शिवसेना की हिंदुत्व की लाइन से हटने से नाराज हैं। राज ठाकरे का कद बढ़ने से जहां वो शिवसेना को वोटों का नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका फायदा आखिरकार बीजेपी को ही होना तय है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे के ऐलान के बाद से मचा हुआ है जबरदस्त राजनीतिक घमासान। यानी पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात पर चालें और तेजी से चली जा रही है। एक तरफ राज ठाकरे खुद को हिंदुत्व के नए नायक के तौर पर उभारने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी बूस्टर डोज के जरिए शिवसेना को बीएमसी चुनाव में चित कर देना चाहती है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव भी बेहद करीब आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी शिवसेना पर अब प्रहार तेज कर दिए हैं। महाराष्ट्र के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर राजनीतिक दलों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कई सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हुए, लेकिन उनके निशाने पर विरोधी ही रहे, खासतौर पर उनके चचेरे भाई राज ठाकरे। का तुम्हाला रोज तुमची नवीन नवीन ओळख आणि नवीन नवीन तुमचे सगळे जे काही झेंडे ते फडकवावे लागतात, कधी ह्या रंगाचा, कधी त्या रंगाचा, कधी त्या रंगाचा, असं का दरवेळेला करावं लागतंय? आम्ही कधीच झेंडा बदललेला नाहीये. दरवेळेला जन्मापासून नवीन नवीन झेंडेधारी जे आहेत ना, त्यांना त्यांची ओळख म्हणजे पहिली गोष्ट काय की काही वेळेला एक अस्तित्व दाखवण्याची गरज असते. ती दाखवण्याची लढाई, अस्तित्व टिकवण्याची वेगळी. अस्तित्व असलं तर ते टिकवण्याची लढाई कदाचित करावी लागत असेल, पण आधी आम्ही अस्तित्वात आहोत हो हे सांगण्याची ज्यांना गरज येते लागते त्यांचं ठीक है ना, त्यांना त्यांचा हक्क है। तो उद्धव ठाकरे अपने विरोधियों पर मुंबई में बरसे थे, तो उधर राज ठाकरे मुंबई से दूर औरंगाबाद में थे और वहीं से उन्होंने अपनी जबानी तीर चलाए और इस तरह महाराष्ट्र दिवस के दिन भी महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीतिक संग्राम छिड़ा। जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की सियासत 360 डिग्री पर घूम गई है। पहले बीजेपी और शिवसेना में नजदीकी थी, लेकिन आज वो दो छोर पर खड़े हैं और यही वजह है कि राज ठाकरे बीजेपी के करीब जाने की जुगत में लगे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के बदलते समीकरणों के केंद्र में भले ही इन दिनों राज ठाकरे नजर आ रहे हैं, लेकिन असली जंग तो बीजेपी बनाम शिवसेना के बीच ही है। कुछ लोगों को यह आदत होती है कि हुतात्मा स्मारक पर आकर भी राजनीति की बात करते हैं। हम वो करने वालों में से नहीं है। ये हुतात्मा स्मारक है, यहाँ पर केवल हुतात्माओं का स्मरण होगा और महाराष्ट्र दिवस की बात होगी। कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा बनने के बाद से शिवसेना के तेवर बदल गए हैं और इसके चलते शिवसेना कट्टर हिंदुत्व के स्टैंड पर कमजोर दिखाई देने लगी है। मुद्दा लाउड स्पीकर से अजान का हो या हनुमान चालीसा का, वो खुद को दोहराहे पर खड़ा पा रही है। इन मुद्दों पर शिवसेना का रुख उसकी छवि से उलट रहा है, जिसने महाराष्ट्र की सियासत में बिसराए जा चुके तेज तर्रार राज ठाकरे को एंट्री का मौका दे दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी भी पीछे से राज ठाकरे का साथ देती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी का टारगेट राज्य में शिवसेना को फर्श पर लाना है और शिवसेना के खिलाफ राज ठाकरे का विद्रोह बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से इसकी तैयारियों में जुट गई है। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी 82 सीट जीतकर शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें पीछे रह गई थी और इसीलिए बीजेपी ने अभी से शिवसेना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने राज्य में पोल खोल यात्रा भी शुरू की है। इसी कड़ी में घाटकोपर के सोमैया मैदान पर आज बीजेपी ने बूस्टर डोज रैली भी की, जिसे आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए बीजेपी के प्रचार के शुभारंभ के तौर पर देखा जा रहा है।
तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो उत्तराखंड के हल्द्वानी से जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे लौट रहे लोगों पर हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि चालीसा पाठ कर रहे लौट रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर 50 से 60 लोगों ने हमला बोल दिया है। स्थानीय लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि काठ गोदाम इलाके में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर से चालीसा पाठ कर बजरंग दल कार्यकर्ता लौट रहे थे, तभी कुछ बाइक सवार लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है और थाने ले गए। इसके थोड़ी देर बाद ही 50 से 60 की संख्या में हथियार और लाठी डंडे से लैस लोगों ने आरोपियों को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला कर दिया और 2 आरोपियों को छुड़ा भी लिया। वारदात के बाद से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड के हल्द्वानी से बता रहे हैं। जहां हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे लोगों पर हमले का मामला सामने आया है और आरोप ये बताया जा रहा है कि चालीसा पाठ कर लौट रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर 50 से 60 लोगों ने हमला बोल दिया है और स्थानीय लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़ भी लिया है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि काठ गोदाम इलाके में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर से चालीसा पाठ कर बजरंग दल कार्यकर्ता लौट रहे थे। और ध्रुव मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ध्रुव, सबसे पहले बताएं कि हुआ क्या था यहाँ पर, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, ये शीश महल क्षेत्र की जो यहाँ की घटना है, इसमें कुछ लोग वहाँ से हनुमान चालीसा का पाठ करके आ रहे थे, तो एक जगह यहाँ बताई जाती है, तो वहाँ पर रुके हुए थे। तो उसमें कुछ लोगों के साथ एक हिटिंग आर्गुमेंट हुआ, तो इसमें जो है आपस में जो मारपिटाई की घटना हुई, तो कुछ जिनके जो मारपिटाई कर रहे थे उन्होंने उनको 3 लोग को जो है स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था जो बाइक पे आए थे। उसके बाद उन लोगों ने फोन करके करीब 30-40 लोग और बुला लिए थे, जिसके बाद जो है ये पत्थरबाजी और इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी 10 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है, क्योंकि आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। जो इसमें जिन लोग की पिटाई हुई है, जो और लोग हैं, तो वो उनकी मांग है कि जो और जितने भी लोग थे वो भी गिरफ्तार हों इसमें। लेकिन पुलिस अभी जांच इसकी चल रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसके जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है और कौन कौन लोग थे, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये ध्रुव, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें एक बार फिर दर्शकों को दिखा देते हैं। ये पूरे हंगामे की तस्वीरें उस वक्त की है जब थाने में 3 आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन उसके बाद करीब 50 से 60 की तादाद में बाइक सवार लोग वहां पहुंचते हैं और पुलिस थाने से उन पकड़े गए 3 आरोपियों को छुड़ाकर ले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर पूरा बवाल और बड़ा हो जाता है। हालांकि अब पुलिस ने 10 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला भी जा रहा है कि आखिर किसकी कितनी गलती थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करके लौट रहे थे जिस वक्त उनका आरोप है कि उन पर हमला किया गया। और अब आप इस वक्त की एक और बड़ी खबर जान लीजिए। औरंगाबाद रैली में राज ठाकरे का बड़ा ऐलान हुआ है। लाउडस्पीकर से अजान तुरंत बंद कराए सरकार, ऐसा राज ठाकरे ने कहा। साथ ही लाउडस्पीकर पर अजान अगर हुई तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाएंगे। कल औरंगाबाद में हुई रैली में राज ठाकरे ने सरकार को दी धमकी। कहा अगर लाउडस्पीकर पर अजान बंद नहीं करवाया सरकार ने तो 4 मई से दोगुनी तेजी से हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। औरंगाबाद की रैली से राज ठाकरे ने सबसे बड़ी बात वही कही जिसका अंदाजा था, लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ। बस फर्क इतना है कि अब शासन और प्रशासन को राज ठाकरे के अल्टीमेटम की तारीख बदल गई है। आज तारीख 1 आहे, उद्या तारीख 2 आहे, 3 तारखेला ईद आहे, 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। तालियों की गूंज के बीच हजारों कार्यकर्ताओं के सामने राज ने ये ऐलान किया और ये भी कहा कि वो महाराष्ट्र में दंगा नहीं कराना चाहते, लेकिन अगर कोई सही रास्ते से नहीं समझेगा तो फिर महाराष्ट्र में जो होगा उसकी जिम्मेदारी राज ठाकरे की नहीं होगी। जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे।
विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही. लाउडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नाही. राज ठाकरे के मुताबिक महाराष्ट्र में अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे हालात हैं. पुलिस अभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए. विरोधी राज ठाकरे पर बीजेपी की राह पर चलने का आरोप लगा रहे हैं और कल की रैली में राज ठाकरे ने बीजेपी शासन वाले ही एक राज्य का उदाहरण सबके सामने रख दिया कि जब यूपी में लाउडस्पीकर उतारे जा सकते हैं तो महाराष्ट्र से क्यों नहीं. अपने भाषण में राज ठाकरे ने एनसीपी चीफ शरद पवार को भी सीधे निशाने पर लिया. बोले शरद पवार को हिंदू शब्द से ही एलर्जी है. हे जातीपातीच्या विषयापासून तुम्ही सगळ्यांनी दूर राहणं गरजेचं आहे. या पवार साहेबांना हिंदू या शब्दाचीच मुळात एलर्जी आहे. और अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूपी से. यूपी के चंदौली में हिस्ट्री शीटर की बेटी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. आरोपी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. आपको बता दें सैयद राजा थाने के प्रभारी आरोपी उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस वालों पर हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव के घर में घुसकर उनकी बेटियों से मारपीट का आरोप लगा है. परिवार वालों का आरोप यह है कि पुलिस की पिटाई से एक लड़की की मौत हो गई जबकि दूसरी बेटी अस्पताल में भर्ती है. बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव को पकड़ने गई थी और इसी दौरान घर में घुसकर परिवार वालों की पिटाई करने का आरोप है. परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था. इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई. इस तरीके से उनके ऊपर इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया और उनसे तहरीर भी एसपी साहब के द्वारा प्राप्त किया गया है और उनके विरुद्ध मीमांसा कार्रवाई किया जा रहा है. चलिए अब खबरों में आगे बढ़े और बात करें गर्मी की. देखिए गर्मी इस वक्त सता रही है. 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया है. इस भीषण गर्मी में बिजली संकट ने हाल बेहाल कर दिया है. अब सवाल ये कि बिजली संकट के बीच रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से आखिर कौन बचाएगा. पहले बिजली की रिकॉर्ड मांग, 15-15 मिनट लाइट आती है, आधा पौना घंटा लाइट जाती है. बहुत परेशानी हो रही है. देखना अभी पसीना चल रहा है. रात में सोए नहीं ठीक से. लाइट बहुत खराब आ रही है. रात में 2 घंटे आती है, दिन में भी 2-3 घंटे आती है. अब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सितम. परेशानी बहुत हो रही है कि इतना टेम्परेचर है जिसको फिर आदमी बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही. निकलने का मन तो नहीं कर रहा था. मजबूरी है कि भाई स्कूल तो लेने जाना ही पड़ेगा. कल तो 2013 के बाद सबसे ज्यादा गर्म दिन यहाँ रहा है. इस बार रिकॉर्ड तोड़ 12 ऊपर से. न घर के रहे न बाहर के, बिजली संकट में गर्मी से कौन बचाएगा. जी हां, सूरज का प्रकोप देश पर इस गर्मी में पहले से कहीं ज्यादा है. दिन भर चलने वाली गर्म हवाओं के बीच मौसम विभाग के नए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के महीने में गर्मी ने पूरे 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है. IMD यानी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अप्रैल में औसत अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस रहा. ये अप्रैल 2010 में दर्ज 35.4 डिग्री सेल्सियस के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है. मध्य भारत में अप्रैल में औसत अधिकतम तापमान 37.78 डिग्री सेल्सियस था, जो 1973 में दर्ज किए गए 37.75 डिग्री के औसत से ज्यादा था. ये आंकड़े 1901 से रिकॉर्ड किए जा रहे आंकड़ों के मुताबिक 28 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध डेटा के अनुसार जारी किए गए हैं. यानी 122 साल के अप्रैल के महीने के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गर्मी इस बार पड़ी है. IMD के मुताबिक इस साल अप्रैल में देश भर में हीट वेव और सिवियर हीट वेव यानी लू और भीषण लू की स्थिति के मामलों की संख्या भी बढ़ी है. यानी चुभती जलती गर्मी के इस मौसम में सड़कों पर निकलना, घर से बाहर झांकना एक बड़ी चुनौती है और कोशिश यही रहती है कि जब तक टाल सकें बाहर कदम ही ना रखें. लेकिन गर्मी में दोहरी मार का शिकार हो रही है जनता, जब घर के अंदर भी राहत ना हो. कारण है बिजली की भी भारी मांग के चलते भारी कटौती और उस पर उत्पादन कम.
ट्विटर पर बिजली की मांग को लेकर किए गए ट्वीट में शुक्रवार को बिजली मंत्रालय ने जानकारी दी कि पूरे भारत में बिजली की मांग अप्रैल 29 को दोपहर 2:50 तक 2,07,111 मेगावाट तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर रहा। और इस मांग को पूरा करने में नाकाम बिजली उत्पादन कंपनियों को मिलने वाले कोयले की कमी बताई जा रही है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि राज्य की बिजली उत्पादन कंपनियों पर सरकारी कोयला कंपनियों का करोड़ों रुपए बकाया है। सूत्रों के मुताबिक कोयला कंपनियों का सबसे ज्यादा बकाया महाराष्ट्र की राज्य बिजली उत्पादन कंपनी पर है। राज्य की बिजली कंपनी पर कोल इंडिया कंपनी का 2,608 करोड़ रुपए बकाया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है और राज्य की बिजली उत्पादन कंपनी पर कोल इंडिया लिमिटेड का 1,066 करोड़ रुपए बकाया है। इसी तरह झारखंड सरकार की इकाई तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड पर भी कोल इंडिया लिमिटेड का 1,018 करोड़ रुपए बकाया है। चौथे नंबर पर तमिलनाडु सरकार की बिजली उत्पादन कंपनी है, जिस पर कोल इंडिया लिमिटेड का 823 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन कंपनी पर भी कोल इंडिया का 533 करोड़ रुपए बकाया है। और बिजली की गंभीर कमी से जूझ रहे राजस्थान की भी सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी पर कोल इंडिया कंपनी का 429 करोड़ रुपए बकाया है। कोयले की कमी और सप्लाई में आड़े आने वाला बकाया भुगतान तो सरकारों का मसला है, फिर जनता इसमें क्यों पिस रही है? ये राजस्थान के जोधपुर का हाल है। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठते हैं वैसे ही लाइट चली जाती है। ऐसे में रात के वक्त उन्हें या तो इमरजेंसी लाइट या मोबाइल की टॉर्च में काम करना पड़ता है। यहाँ बार बार होने वाली बिजली कटौती से बच्चे भी परेशान हैं और उनके माता पिता भी। हम पढ़ने बैठे तब लाइट चली जाती है, पता नहीं लाइट वापस कब आएगी। हमें फोन की टॉर्च जलाकर पढ़ाई करनी पड़े। रात को लाइट कटती है 8 बजे, वापस पता नहीं कितने बजे आती है। दिन को भी लाइट 2-2 घंटा कटती रहती है। लाइट का तो कोई भरोसा ही नहीं है। जैसे कि काम के टाइम होता, पढ़ाई करने बैठते हैं 7-8 बजे, उस टाइम लाइट चली जाती है और रात को 10-11 बजे आते हैं। तब तक तो हम थक जाते हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पाते अच्छे से। पहले स्कूल की टाइम रहती थी बच्चों की, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक जाते हैं। उसके बाद में वो वापस घर आते हैं तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कोई टाइम लाइट कट जाती, फिक्स टाइम है नहीं। और हर जगह लाइट कटती है जिस टाइम 2 घंटे बाद में वापस लाइट नहीं आती है। शाम को 8 बजे बैठते हैं, भाई अभी ठंडा मौसम में पढ़ेंगे तो पढ़ने बैठते हैं, उस टाइम लाइट कट जाती है। रात को 10-11 बजे वापस लाइट आती है। जब तक बैठे बैठे बच्चे थक जाते हैं, सो जाते हैं, उसकी पढ़ाई पूरी हो नहीं सकती है। देश के कुल 16 राज्य कोयला संकट की वजह से बिजली संकट से जूझ रहे हैं, जिनमें शामिल हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। बिजली की कमी के कारण राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और अजमेर में बिजली कटौती का आदेश दे दिया गया। कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में भी सुबह 8 से 9 बिजली कटौती की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक बिजली कटौती का आदेश है। औद्योगिक इलाकों में शाम 6 से रात 10 बजे तक बिजली काटी जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिजली संकट पर जनता से ही सहयोग मांग रहे हैं। गर्मी से बचने की हिदायत दे रहे हैं। बिजली संकट देखिए 16 राज्यों में है। 16 राज्यों में एक साथ संकट आया है। हर राज्य अपनी अपनी कोशिश कर रहे होंगे तो भाई मिनिमाइज करो उसको, तकलीफ कम से कम पब्लिक को ही तो कर सकते हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं और राज्य लगे होंगे। आज 16 राज्यों में कोयले की कमी के कारण से संकट है, आप देखते होंगे मीडिया के अंदर भी। इसलिए हमारा प्रयास है, मैं 2 मीटिंग ले चुका हूँ कि कैसे बिजली के संकट में हम कम से कम तकलीफ लोगों को, जनता ने उससे मांगा है कि आप भी जरा कैसे बिजली का बचत कर सके, अनावश्यक आपका कूलर या फ्रिज नहीं चले। जो मई और जून वाली गर्मी मार्च अप्रैल में हो जाए 45 से अबोव, तो बोलते क्या होगा। चिंता हम तो कर रहे हैं कि मई जून में क्या होगा, कितनी गर्मी पड़ेगी। लू से बचना चाहिए आदमी को, क्योंकि लू लगने के बाद में आजकल आप देखिए बीमारियां हो रही है। गहलोत साहब लू से तो बच जाएं, लेकिन घर से बाहर नहीं जाएंगे तो घर में रहकर भी कहां जनता पर गर्मी का सितम कम होने वाला है। अनावश्यक फ्रिज न चलाने की राय भी आपकी बहुत खूब रही। और इसी हाल में देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी भी है। यूपी के लखीमपुर खीरी के लोगों की शिकायत है कि 24 घंटे में बमुश्किल 5 से 6 घंटे ही बिजली आ रही है, वो भी लो वोल्टेज में। ग्रामीण इलाकों में हालात और ज्यादा खराब हैं। किसान डीजल इंजन की मदद से फसलों को पानी दे रहे हैं। स्थिति आपके यहाँ लाइट की? लाइट बहुत खराब आ रही है। रात में 2 घंटे आती है, दिन में भी 2-3 घंटे आती है। वोल्टेज कैसी? वोल्टेज डाउन है। क्या है लाइट की स्थिति? क्या रहती है? लाइट की स्थिति बहुत बेकार है। हाँ, आती है जाती है, आती है जाती है, यही होता है। वोल्टेज लो है।
हालत यह है कि इलाके के बीजेपी विधायक खुद बिजली उपकेंद्र पहुंच गए और कहा कि अगर बिजली सप्लाई नहीं सुधरी तो वो चौराहे पर धरना देना शुरू कर देंगे। रोस्टर के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 19 से 20 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि शहरी क्षेत्र में 10 से 12 घंटे और गांवों में 6 से 8 घंटे की ही सप्लाई हो पा रही है। बिजली न आने के कारण बहराइच के लोगों की परेशानी सुनिए। मात्र 24 घंटे में 2-3 घंटे लाइट दिया जा रहा है। पूर्ण रूपेण कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार से इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बहुत ही दुखी हैं और किसान बहुत ही परेशान हैं। हाँ, चुनाव से पहले अच्छी लाइट थी, 18 घंटा, 19 घंटा, 17 घंटा कटत नहीं रही जल्दी। अब तो बिल्कुल एकदम से ध्वस्त हो गई। उत्तर प्रदेश में 4 सरकारी थर्मल प्लांट में से 3 में कोयले की कमी है। इन चारों प्लांट से 6129 मेगावाट बिजली पैदा होती है। राज्य के विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। आज के डेट में उत्तर प्रदेश को लगभग 87,900 मैट्रिक टन कोयला रोज चाहिए और 61,300 मैट्रिक टन कोयला खाली मिल रहा है, यानी कि 30% कमी है। और अब यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बिजली संकट का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ रहे हैं और उधर अखिलेश कह रहे हैं समाधान के बजाय कारण गिना रही है सरकार। बिजली संकट कहलाता जा रहा है। बिजली का संकट हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले जो सरकारें थी उनके द्वारा अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, कुव्यवस्था के चलते जो लचर व्यवस्थाएं हैं उनके कारण ये सारा बिजली का संकट खड़ा हो रहा है। अगर उन्होंने समय से उत्पादन इकाइयां लगाई होती, अगर उन्होंने समय से ट्रांसफार्मर लगाए होते, अगर उन्होंने समय से ट्रांसमिशन लाइनें लगाई होती तो आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। हम इस समस्या से निपटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, अगर इसने कोशिश की होती कि बिजली के लग रहे कारखाने पूरे हो जाएं, कोयला समय पर पहुंच जाए, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस संकट से, इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ता। और चलिए अब तेज रफ्तार खबरों के बाद बात करें विस्तार से और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के अल्टीमेटम पर एमएनएस को वीएचपी का झटका। वीएचपी ने एमएनएस के चालीसा पार्ट से खुद को अलग कर दिया है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि वीएचपी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। वीएचपी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेती और न ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करेगी। इससे पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र में खबर फैलाई गई थी कि राज ठाकरे के अभियान को वीएचपी ने समर्थन दिया है, लेकिन अब उन्होंने समर्थन देने से किया इनकार। तो राज ठाकरे ने कल औरंगाबाद की रैली से अजान के विरोध में हनुमान चालीसा पाठ करने की धमकी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसी रैली राज्य के सभी जिलों में करेंगे। औरंगाबाद की रैली से राज ठाकरे ने सबसे बड़ी बात वही कही जिसका अंदाजा था, लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ। बस फर्क इतना है कि अब शासन और प्रशासन को राज ठाकरे के अल्टीमेटम की तारीख बदल गई है। आज तारीख 1 आहे, उद्या तारीख 2 आहे, 3 तारखेला ईद आहे, 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। तालियों की गूंज के बीच हजारों कार्यकर्ताओं के सामने राज ने ये ऐलान किया और ये भी कहा कि वो महाराष्ट्र में दंगा नहीं कराना चाहते, लेकिन अगर कोई सही रास्ते से नहीं समझेगा तो फिर महाराष्ट्र में जो होगा उसकी जिम्मेदारी राज ठाकरे की नहीं होगी। जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नहीं। लाऊडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नहीं। राज ठाकरे के मुताबिक महाराष्ट्र में अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे हालात हैं। पुलिस अभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए। विरोधी राज ठाकरे पर बीजेपी की राह पर चलने का आरोप लगा रहे हैं और कल की रैली में राज ठाकरे ने बीजेपी शासन वाले ही एक राज्य का उदाहरण सबके सामने रख दिया कि जब यूपी में लाउडस्पीकर उतारे जा सकते हैं तो महाराष्ट्र से क्यों नहीं। अपने भाषण में राज ठाकरे ने एनसीपी चीफ शरद पवार को भी सीधे निशाने पर लिया। बोले, शरद पवार को हिंदू शब्द से ही एलर्जी है। हे जातीपातीच्या विषयापासून तुम्ही सगळ्यांनी दूर राहणं गरजेचं आहे। या पवार साहेबांना हिंदू या शब्दाचीच मुळात एलर्जी आहे।
और बड़ी खबर आपको बता दें, राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया। धारा 149 के तहत भेजा गया है नोटिस। आपराधिक रिकॉर्ड वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले सकती है पुलिस। औरंगाबाद की रैली तो खत्म हो गई, लेकिन राज ठाकरे का भाषण विरोधियों को नागवार गुजरा और अब पुलिस भी जांच करने के मूड में है और इसलिए राज ठाकरे के भाषण का टेप भी मंगाया गया है। औरंगाबाद की कल की रैली में राज ठाकरे ने भाषण से जो धमाका किया वो पुलिस के रडार पर भी आ गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज राज ठाकरे के भाषण के टेप मंगवाकर पुलिस इसे पूरा सुनेगी। इसके बाद पुलिस द्वारा कानूनी जानकारों से सलाह ली जाएगी। दरअसल पुलिस ये परखना चाहती है कि जिन 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे को औरंगाबाद में रैली की इजाजत मिली थी उसे पूरा किया गया या नहीं, और अगर उन शर्तों का उल्लंघन हो तो फिर राज ठाकरे पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस भी दिया है। आपराधिक इतिहास वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं को भी पुलिस हिरासत में ले सकती है। इसके लिए रैली के बाद पूरे महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है। 149 कॉलम के तहत कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज अली ने भी कल की रैली के बाद राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस से अपील की। और औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने शरद पवार पर बड़ा हमला बोला तो पवार की पार्टी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। या पवार साहेबांना हिंदू या शब्दाचीच मुळात एलर्जी आहे। इस पर शरद पवार की पार्टी के प्रवक्ता का जवाब सुनिए। पवार साहब के ऊपर टीका टिप्पणी करके खुद को बड़ा नेता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवार साहब जी के जैसे अगर उनकी कृति होती तो शायद उनका गौरव भी वैसे होता। लेकिन पवार साहब के नाखून इतना भी काम राज ठाकरे जी नहीं कर पाए, ये वस्तुस्थिति है। एनसीपी प्रवक्ता ने कहा कि राज ठाकरे बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सौहार्द का अल्टीमेटम अगर राज ठाकरे जी ने दिया होता तो उसे हम स्वीकार करते, लेकिन राज ठाकरे जी तो भारतीय जनता पार्टी की लाइन बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा डायरेक्शन देगी उस प्रकार से कठपुतली की तरह राज ठाकरे जी नाच रहे हैं। शिवसेना के नेता सुभाष देसाई ने राज ठाकरे को सुपारी नेता की संज्ञा दी। सभा तो सगळेच घेत असतात, आज पण एक सुपारी सभा आहे। सुपारी दुसरं काय, सुपारी उठायचं आणि सुपारी सभा घ्यायची। आम आदमी पार्टी ने भी 4 तारीख वाले अल्टीमेटम के लिए राज ठाकरे को निशाने पर लिया। राज ठाकरे की गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली। मुझे लगता है ये एक डायरेक्ट धमकी है, हमारे महाराष्ट्र स्टेट की शांति भंग करने का प्रयत्न है। और मेरी ये डिमांड है उद्धव जी ठाकरे से, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और शरद पवार से, जो एनडीए गवर्नमेंट के नेता हैं, कि उनके खिलाफ तुरंत एक्शन ली जाए। अगर जरूरत पड़े तो उन्हें अरेस्ट भी किया जाए। तो औरंगाबाद की रैली से राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को भी चुनौती देने का काम किया, वो भी हिंदुत्व की राजनीति के रास्ते। तो उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे को जवाब दिया है। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर कल मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे एक कार्यक्रम में शरीक हुए। एयरपोर्ट के बाहर शिवाजी महाराज मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे तो माइक संभालते ही बिना नाम लिए उद्धव ने राज ठाकरे को हिंदुत्व पर जवाब दिया। राज के भगवा शॉल पर चुटकी ली। चला बोलणार आहे आज फक्त अरविंद, जरा मला वाटलं भगवी शाल द्याल तुम्ही, पण तशी काही गरज नाहीये। बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी बनने के लिए शुरुआत से राज और उद्धव में अदावत रही है। आज राज ठाकरे एक बार फिर हिंदुत्व की राह पर निकल पड़े हैं और बाला साहेब के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं। लेकिन उद्धव ने कल राज ठाकरे पर बाला साहेब को धोखा देने का आरोप लगाया। उद्धव ने राज ठाकरे पर बड़ा हमला बोला तो एमएनएस की ओर से भी उद्धव को जवाब आया। उद्धव ठाकरे जी ने एकदम सही कहा है दादू, आदरणीय बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे और उनकी जो विरासत है उसे और कोई नहीं संभाल सका। माननीय राज साहब ठाकरे संभाल रहे हैं। अगर आपने संभाला होता तो ये नौबत नहीं आती।
और सीधा आपको बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर एमपी के सतना से है, जहां सतना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक के घर आर्थिक अपराध शाखा की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। साइंटिस्ट के घर 7 करोड़ से ज्यादा बेनामी संपत्ति का पता चला। 10 घंटे की चली छापेमारी में ईओडब्ल्यू टीम ने 30 लाख कैश और 10 लाख के जेवरात के साथ साथ जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं। तो वैज्ञानिक सुशील मिश्रा के घर पर ईओडब्ल्यू का यह छापा है और छापे में 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। 10 घंटे तक ये छापेमारी की कार्रवाई चली। इसमें टीम ने 30 लाख कैश, 10 लाख के गहने और साथ ही करोड़ों की जमीन के दस्तावेज भी बरामद किए हैं। तो ईओडब्ल्यू के 25 सदस्य यहां पहुंचे, जिन्होंने 10 घंटे तक छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो अथाह संपत्ति नजर आ रही है वो एक वैज्ञानिक सुशील मिश्रा के घर से मिली है ईओडब्ल्यू की टीम को, और 10 घंटे यहां पर छापे पड़े हैं। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, एक वैज्ञानिक के घर से बेशुमार संपत्ति का मिलना क्या कहता है? ये पूरा भ्रष्टाचार की कहानी है। दरअसल ये जो मध्य प्रदेश का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसमें एक जूनियर साइंटिस्ट हैं और सतना के आसपास ढेर सारे कई सीमेंट के कारखाने हैं और इनकी जिम्मेदारी थी जो सुशील जी हैं कि वहाँ पे पॉल्यूशन पे कंट्रोल रखें, मगर इन्होंने बजाय पॉल्यूशन पे कंट्रोल रखने के काली कमाई की है, जिसके तहत जब ईओडब्ल्यू ने छापा मारा राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो ने, तो वहाँ देखा कि उनके पास 7 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति मिली है, जिसमें 30 लाख रुपए की नकदी मिली है और बाकी 21 बैंक अकाउंट मिले हैं, 7 एकड़ का बड़ा फार्म हाउस मिला है और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की और ये इनकी जो अब तक की जो नौकरी थी उसमें इनको अनुमानित आय 60 लाख रुपए थी, मगर इन्होंने जो संपत्ति अपना हासिल की है 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, उससे साफ लग रहा है कि बड़े पैमाने पर ये काली कमाई है, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन है, क्योंकि इनका काम पॉल्यूशन कंट्रोल करना था, मगर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के बजाय इन्होंने बड़ी बड़े सीमेंट कारखानों या और वहाँ जो इंडस्ट्रीज वगैरह उससे काली कमाई की है। जो रिटायरमेंट के करीब थे ये सुशील मिश्रा, उनके रिटायरमेंट के पहले ही बड़ा छापा पड़ा है जिसमें 30 लाख रुपए तो नकद ही मिले हैं। ब्रजेश, क्या ये जो कार्रवाई 10 घंटे से चल रही थी अब खत्म कर दी गई है? जी, ये कार्रवाई देर रात खत्म हुई है और कल सुबह इनके यहाँ छापा पड़ा था और देर रात तक कार्रवाई चलती रही और उसके बाद जो सारी बरामदगी हुई उससे सब लोग हैरान है कि रिटायरमेंट के करीब एक लेफ्ट टेक्नीशियन के पद पे अपनी नौकरी शुरू करने वाले सुशील कुमार मिश्रा के पास इतनी अकूत दौलत कहाँ से आ गई। बिल्कुल, यह अथाह संपत्ति कई सवाल खड़े करता है। ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आपके पास वापस आएंगे। और अब महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासत इस वक्त जोरों पर है। दरअसल औरंगाबाद से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने शरद पवार की पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है और आरोप ये कि उन्होंने कहा कि घटिया राजनीति करने के लिए ईद के पहले राज ठाकरे की रैली को गृह विभाग ने दी है इजाजत। उन्होंने कहा कि शिवसेना को कमजोर कर राज ठाकरे को बढ़ावा देना चाहते हैं शरद पवार। एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील हमारे साथ है, जो औरंगाबाद से सांसद है। बड़ा सवाल ये है कि जो रैली हो रही है वो 3 तारीख के अल्टीमेटम के पहले हो रही है। जो उन्होंने मुद्दा उपस्थित किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है कि आप मस्जिदों पर जो लाउडस्पीकर लगे उसको निकाले, उसको आप कैसे देखते हो? और कल अगर कोई भी अगर सड़क चलता हुआ आएगा और ये कहेगा कि अब मैं ये सरकार को अल्टीमेटम दे रहा हूँ ये करे करके, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये लोकशाही है, ये यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई हुक्मशाही नहीं है, कोई राजा महाराजा की हुकूमत नहीं चलती है कि राजा ने बोल दिया कि ये फरमान है मेरा और पूरी जनता उसको माने करके। और मैं इस पार्टी को जिम्मेदार नहीं दे रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री को और राष्ट्रवादी कांग्रेस जिनके पास ये मंत्रालय है उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने ये कहना था कि ईद के वक्त में आपको यहाँ पर आकर ये शरारत करने की क्यों ज़रूरत है, आपने जाइए ईद के बाद करिएगा, 5 तारीख को करिए, 7 तारीख को करिएगा उसमें। लेकिन हमको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं एनसीपी चाहती है कि मन से बड़े, मन से ताकतवर हो, शिवसेना कमज़ोर हो, तो उसके बाद तो फिर अपने आप धंधा करेंगे और अपन शरद पवार साहब और गैंग बोलेगी कि आप सबसे बड़ी पार्टी हम रहेंगे करके। तो इसमें जो घटिया राजनीति खेली जा रही है उसमें इस शहर के लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हम यहाँ की आवाम को ये कहना चाह रहे हैं कि किसी से भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आज मार्केट के अंदर खड़े रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमारे शहर के अंदर कोई गलत काम नहीं होगा। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी के मिशन हनुमान चालीसा पर हमला बोला है और कहा है कि पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ ठीक नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लाउडस्पीकर विवाद पर मांझी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का बिहार सरकार भी पालन करे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही लाउडस्पीकर लगाए जाए, मंदिर मस्जिद हर जगह ये नियम लागू होना चाहिए।
देखिए, अगर पूरा होने के उपलक्ष्य में अगर हनुमान चालीसा की बात होती है तो भाई सेंटीमेंट जगाना, सेंटीमेंट के आधार पर धार्मिक भावनाओं को जगा करके काम करना राष्ट्रीय स्तर पर उचित नहीं है मेरे समझ से। हाँ, आप मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, कोई राम जी को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई ब्रह्मा जी को मानते हैं, तो अपना अपना आस्था है और उस आस्था के अनुसार लोग काम करें। लेकिन इसको एक अभियान चला करके समूचे देश के स्तर पर अगर ऐसा किया जाता है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं को उभारा जाता है। ये उचित आज हिंदुस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में नमाज और इफ्तार के आयोजन पर राजनीतिक हंगामा थम नहीं रहा। मंत्री और बीजेपी विधायक के बाद अब इस हंगामे में एबीवीपी और बजरंग दल भी कूद पड़े हैं। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में अब सद्बुद्धि महायज्ञ किया गया है। ये महायज्ञ एबीवीपी की ओर से कैंपस में इफ्तार पार्टी का आयोजन कराने वाले यूनिवर्सिटी प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए किया गया। दरअसल ये पूरा विवाद 26 अप्रैल को हुए इफ्तार पार्टी के बाद खड़ा हुआ और विवाद की शुरुआत हुई बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार के एक मंत्री के बयान से। ठीक है, लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, लोगों का अपना अपना मन है, मिजाज है, लेकिन हम तो कई बार कहते हैं कि बिहार को रफ्तार की जरूरत है, इफ्तार से ज्यादा रफ्तार है। और इसी के बाद कल एबीवीपी ने सद्बुद्धि महायज्ञ के साथ साथ कैंपस के भीतर हनुमान चालीसा का पाठ किया। एबीवीपी के समर्थन में बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी जुट गए और यूनिवर्सिटी के वीसी पर गुस्सा निकाला, नारेबाजी हुई। आप विश्वविद्यालय के लिए जब विद्यार्थी परिषद मिलने के लिए आती है, वीसी से विद्यार्थी परिषद मिलने के लिए जब पदाधिकारी से आते हैं तो उनका बयान रहता है, वो कहते हैं कि हम कार्यालय में नहीं हैं, लेकिन उनको कॉलेज कैंपस में, विश्वविद्यालय कैंपस में इफ्तार पार्टी करने की फुर्सत है। प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों ने मांग की यूनिवर्सिटी शिक्षा की जगह है, यहाँ धार्मिक आयोजन न किए जाए। और दरभंगा पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने एआईएमआईएम नेता ओवैसी पर भी बड़ा हमला बोला। ओवैसी को देश तोड़ने वाला नेता बताया। शाहनवाज हुसैन ने कहा, देश में ना कभी कीर्तन बंद होगा, ना अजान बंद होगी। शाहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी की शान में वहां कसीदे भी पढ़े, सुनिए। ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, जो डायनामाइट लेके चलते हैं, उनके बोली से टूट जाता है और मैं फेविकोल ले जाके जोड़ देता हूँ। वो धर्म के ठेकेदार हैं, मौलवी मौलाना है, वो नेता है, एमपी की तरह बात करें, और धर्म ने उनको ठेका दे रखा ओवैसी को बात करने का। मैं आज नहीं, 2000 में, आज से 22 साल कबल पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था, गूगल कर लीजिएगा, पुराने आदमी यहाँ 22 साल पहले अपने मेडन स्पीच में कहा था कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। और आज कहता हूँ, मोदी से अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता। तो पीएम मोदी 3 यूरोपियन देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वो 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस साल के पहले दौरे में पीएम मोदी आज जर्मनी के बर्लिन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर है। आज सुबह 9:30 बजे वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर पहुंचेंगे, जहां वो पहली बार जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शुल्ज के बीच होने वाला यह संवाद केवल 2 देशों की बातचीत नहीं, बल्कि दुनिया की चौथी और 5वीं अर्थव्यवस्था के बीच होने वाली बातचीत है। और निश्चित रूप से इसमें केवल दोनों मुल्कों और दोनों क्षेत्रों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छाई की बहुत सारी संभावनाएं हैं। जर्मनी के इस दौरे में आज पीएम मोदी बर्लिन में भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में शामिल होंगे। एम पोस्टमेर प्लाट्स में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। 2015 के बाद मोदी जी यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 7 साल का डिफरेंस है। तो हम लोग बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे उनका स्वागत करेंगे। 3 मई को पीएम मोदी डेनमार्क जाएंगे और 4 मई को पीएम मोदी फ्रांस में होंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो चंदौली केस से जुड़ी हुई है, जहां आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह समेत सभी आरोपी पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। वहीं पुलिस जिसे हिस्ट्री शीटर बता रही थी वो दरअसल वाराणसी में अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ है। बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए कन्हैया यादव वाराणसी में बेटी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कन्हैया इससे पहले पुलिस ने कन्हैया की तलाश में उनके घर दबिश दी थी। इसी दौरान कन्हैया के परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई, जिसमें कन्हैया की एक बेटी की मौत हो गई और दूसरी बेटी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। सभी आरोपी पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का अब केस दर्ज कर लिया गया है। पिटाई से हिस्ट्री शीटर कन्हैया की बेटी की मौत हुई थी और इस वक्त वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। चंदौली केस में आरोपी हैं थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह समेत सभी आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। हिस्ट्री शीटर की तलाश में घर पर दबिश दी गई, जिसके बाद एक बेटी की मौत हो गई, ऐसा आरोप परिवार वाले बता रहे हैं और एक बेटी अब भी अस्पताल में भर्ती है। चंदौली केस में आरोपी पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह समेत सभी आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। सभी आरोपी पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं। संजय, इस खबर पर क्या अपडेट? शिखा, देखिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम देर रात ही पुलिस अधिकारियों ने करा दिया था और उसके बाद अभी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जो पिता कन्हैया यादव हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए चंदौली पुलिस ने उनके घर पर दबिश की थी और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, वही अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। निशा 22 साल की उनकी बेटी कल जिसकी मृत्यु हो गई थी और इस सिलसिले में थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह समेत कुछ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एफआईआर भी चंदौली थाने में दर्ज की गई है। साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो भी संपन्न की गई है और अभी अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि मौके पर स्थिति का कोई जरूरत नहीं है। गलत बात है कि समाजवादी पार्टी घटनाक्रम को लेकर के सवाल खड़ी कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग डोरिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि कहीं न पुलिस की बर्बरता हुई है, इससे चलते ये पूरा घटना को ये पूरे वाकया पे जाया जाता। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे इस पूरे मामले में अपडेट लेते रहेंगे। और अब देख लीजिए इरफान सर का कार्टून। आदमी को चाहे जो हो, सपने तो बड़े बड़े देखने चाहिए, कभी कभी वो पूरे भी हो जाते हैं। अब देखिए ना, अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब के बाद में अब अपना नया सपना ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। इसी बीच में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी अमीरों के साथ है। तो भाई कांग्रेस और बीजेपी तो अमीरों के साथ है, लेकिन आप तो वोटरों के साथ हैं। जहां वोटर वहां अरविंद केजरीवाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।